हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का मनी एंड बैंकिंग के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पास्ट में कई बार रिपीट हुए हैं उनको इस वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। तो सीधे बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर। सबसे पहले एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ मनी। अब ये क्वेश्चन आए इसके चांसेस बहुत कम है। ज्यादातर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, एक्सप्लेन द यूनिट ऑफ अकाउंट फंक्शन या फिर मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू। एक फंक्शन दिया हुआ होता है, उसको आपको एक्सप्लेन करना होता है। लेकिन अगर आपसे ये क्वेश्चन बन रहा है तो फिर कोई सा भी फंक्शन के बारे में पूछ लिया जाए आपसे बन जाएगा। तो उसके लिए सिंपल सा ये एक फ्लो चार्ट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये टर्म्स आपने याद कर ली, आपसे पूरा आंसर बन रहा होगा। टर्म्स को मैं अभी आगे एक्सप्लेन भी कर दूंगा। एक्सप्लेनेशन बहुत ईजी है, एक बार सुन लोगे याद रह जाएगा। बस ये टर्म्स देखते रहना, तो स्क्रीनशॉट लेके रख लो। व्हाट इज मनी पूछा जाता है तो फिर आप यही डेफिनेशन लिख सकते हैं, मनी इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू एक्सेट्रा। मनी सप्लाई क्या होता है, मनी हेल्ड बाय, टोटल वैल्यू ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। मनी सप्लाई के मल्टीपल मेजर्स होते हैं, M1 M2 M3, लेकिन सबसे ज्यादा बार M1 पूछा जाता है। तो इसको याद रखने का सिंपल सा तरीका है C प्लस DD प्लस OD, कैश प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट। अब हम मनी के जितने भी फंक्शंस हैं इनको एक एक करके देख लेते हैं। कई बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि मनी ने बार्टर के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया, तो उसमें भी आप यही फंक्शंस बता रहे होंगे क्योंकि ये सारे बार्टर के प्रॉब्लम भी थे। ये एक हमारे लिए एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज काम करता है। अब ट्रांजैक्शन में आपको बार्टर की तरह डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स नहीं चाहिए। ट्रांजैक्शनल जो एफिशिएंसी है वो मनी बूस्ट कर देता है क्योंकि आप सिंपली किसी भी गुड्स या सर्विस के बदले में मनी को ऑफर कर सकते हो। एलोकेशनल एफिशिएंसी यानी कि अगेन आपको कोई भी गुड्स या सर्विसेज है तो उसके बदले में आपको क्या गुड्स और सर्विसेज देना पड़ेगा वो नहीं सोचना पड़ेगा, आप सीधा उसके बदले में मनी दे सकते हो। तो मनी बेसिकली काफी ज्यादा एफिशिएंट हमारे पूरे ट्रांजैक्शन के सिस्टम को बना देता है। मेजर ऑफ वैल्यू यानी कि सारे कमोडिटीज को हमने मनी के टर्म्स में मेजर कर लिया है। फॉर एग्जाम्पल मुझे वीट खरीदना है लेकिन मैं पेन का प्रोड्यूसर हूँ, तो मुझे ये मेजर करने की जरूरत नहीं है कि 1 किलो वीट के बदले में उसको मैं कितने पेन देने वाला हूँ। दोनों ही कमोडिटीज की वैल्यू हमने मनी में कर रखी है और मनी में अब ट्रांजैक्शन इजीली हो जाता है। हेंस हम बिजनेस अकाउंट्स भी मेंटेन कर पाते हैं बहुत इजीली क्योंकि सारे ट्रांजैक्शन मनी के उसमें हो रहे हैं, तो मनी हम वहाँ पे लिख सकते हैं। अगला पॉइंट है स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स, यानी कि डिफर्ड पेमेंट्स यानी कि फ्यूचर पेमेंट्स। मनी की जो वैल्यू है वो काफ़ी स्टेबल रहती है। ऐसा नहीं है कि 1 महीने बाद मनी की वैल्यू पूरी खत्म हो गई। गुड्स के साथ ऐसा करना बहुत मुश्किल था बाटा सिस्टम में। फ्यूचर पेमेंट्स किस तरीके से होंगे, कितना दिया जाएगा, उसमें हम किस हिसाब से इंटरेस्ट लगाएंगे, ये सारी चीज़ें करना बाटा सिस्टम में बहुत डिफिकल्ट था। सिंस मनी की प्राइस कांस्टेंट रहती है, डिफर्ड पेमेंट्स करना बहुत ईजी हो जाता है। हेंस ये पॉइंट। और स्टोर ऑफ वैल्यू, मनी को हम स्टोर करके रख सकते हैं। मनी की वैल्यू ऐसा तो नहीं है कि 1 महीने बाद खराब हो जाएगी, ऐसा भी नहीं है कि कोई पेरिशेबल आइटम है कि भाई 1 हफ्ते तक बस रख सकते हैं फिर खराब हो जाएगा। तो मनी को हम स्टोर करके रख सकते हैं जो कि हमें अगेन काफ़ी हेल्प करता है ट्रांजेक्शन वगैरह करने में। हम उसको विदाउट फेयर स्टोर करके रख सकते हैं एज वेल्थ। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझ लो। कमर्शियल बैंक्स में जो टोटल डिपॉजिट्स होते हैं वो उनके इनिशियल डिपॉजिट से काफी ज्यादा होते हैं। अब इस चीज को हम न्यूमेरिकल के थ्रू काफी अच्छे से समझेंगे। मान लेते हैं एक पर्सन ए ने 10,000 रुपीज डिपॉजिट किए, तो ये हो गया इनिशियल डिपॉजिट 10K का। अब ये जो बैंक है वो इसी रुपीस को यूज करेगी किसी और जन को लैंड करने के लिए, लोन देने के लिए। कैसे और कितना ये हम देख लेते हैं। यहाँ पे एक चीज आती है लीगल रिजर्व रेशो, इसका क्वेश्चन भी आ सकता है। ये वो रेशो होता है जो डिफाइन करता है कि कितना अमाउंट ऑफ मनी बैंक को इसका रखना पड़ेगा और कितना वो किसी और को लैंड कर सकते हैं। मान लेते हैं LRR है 20%, तो 10,000 का 20% होता है 2,000, तो 2,000 बैंक को रखना पड़ेगा साइड, इसको किसी और को नहीं दे सकती। लेकिन बाकी का जो 8,000 रुपीज बचा है वो किसी और को एज लोन बैंक ग्रांट कर सकती है। तो फॉर एग्जाम्पल ए ने जो 10,000 रुपीज डिपॉजिट किए थे वो ए के नाम पे भी है और इसी में से 8,000 किसी बी पर्सन को वहां पे बैंक ने एज लोन दे दिया है। उसने जो यूज किया उसने वापस से अगेन हम अज्यूम कर लेते हैं कि बैंक में डाल दिया वो पैसा, तो फिर से वही 8,000 रुपीज आ गया। इसका 20% 1600 अलग रखा जाएगा, 6,400 किसी और को एज लोन दे दिया जाएगा। तो वही 10,000 रुपीज 10,000 ए पर्सन के नाम पे भी है, उसी में से 8,000 बी पर्सन के डिपॉजिट में भी है, उसी में से 6,400 सी पर्सन के नाम पे डिपॉजिट है, एंड सो ऑन। तो ऐसे कितना क्रेडिट क्रिएशन किया जा सकता है, इसके लिए हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला है, इनिशियल डिपॉजिट मल्टीप्लाइड बाय 1/LRR। तो इनिशियल डिपॉजिट था 10K मल्टीप्लाइड बाय 1/LRR। LRR था 20%, तो याद रखना यहाँ पे लिखना 20%, 20 मत लिख के आ जाना। 20% यानी कि ऊपर आ गया हमारा 100, तो 10K मल्टीप्लाइड बाय 100 बाय 20 गिव्स अस
50,000 रुपीज। तो टोटल क्रेडिट क्रिएशन कितना हुआ यहाँ पे 50,000। अगेन इसका एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। मान लेते हैं इनिशियल डिपॉजिट है 1,000 और LRR है 12.5%। तो हमारा सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, इनिशियल डिपॉजिट 1,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय LRR विच इज 12.5%। इसको आप सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा 8,000 करोड़। अब यहाँ पे एक और चीज होती है मनी क्रिएशन में, मनी मल्टीप्लायर विच इज सिंपली 1 बाय LRR। सिर्फ इतना पोर्शन कि कितना मल्टीप्लायर मनी होगा। 1 बाय LRR अगले क्वेश्चन में कितना आया है 8, यानी कि जो इनिशियल हमारा डिपॉजिट था 1 वो 8x हो जाएगा मनी क्रिएशन के पूरे प्रोसेस में। तो ये अगर क्वेश्चन आता है तो सिर्फ आपको 1 बाय LRR करना है। अगर आपको पूरा आता है तो पूरा हम कर रहे होंगे। ये आपको क्वेश्चन मेनली हो सकता है कि आपको डिफाइन करना है, तो उसमें आपको न्यूमेरिकल का एग्जांपल देके डिफाइन करना होगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। ये क्वेश्चन नहीं आता है ज्यादातर क्वेश्चन कैसे आते हैं, किसी एक फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो वो भी हम आगे देख रहे होंगे। लेकिन ये एक फ्लो चार्ट आपने याद कर लिया, ये सारे टर्म्स याद कर लो, आपको कोई सा भी क्वेश्चन आएगा बन जाएगा। और ऐसे अगर आप फ्लो चार्ट भी बना के आओगे आंसर में तो काफी ज्यादा आपके आंसर की वैल्यू बढ़ेगी। तो ऐसे फ्लो चार्ट के जितने भी टर्म्स हैं उनको स्क्रीनशॉट लेते जाओ, एक बार रिवाइज करते समय देख लेना। अब हम देखते हैं सारे एक एक जो पॉइंट्स हैं उनको। सबसे पहले करेंसी अथॉरिटी किसके पास होती है, सेंट्रल बैंक के पास। अरे कमर्शियल बैंक भी तो सेबी होता है, लेकिन सेंट्रल बैंक के पास हमारे इंडिया का RBI यही एक बैंक है जो हमारे इकोनॉमी में मनी है वो इशू करता है, तो इसलिए इसको बैंक ऑफ इशू भी बोलते हैं। इसके पास करेंसी अथॉरिटी होती है। हेंस ये बैलेंस मनी सप्लाई को बैलेंस भी कर पाता है। कैसे करता है वो हम आगे क्वेश्चंस में देख रहे होंगे। तो सिंस सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी है करेंसी इशुएंस की, कोई भी कमर्शियल बैंक उठ के मनी इशू नहीं कर सकता, तो इसलिए बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी हो सकती थी या फिर मॉनेटरी सिस्टम में कॉन्फिडेंस लेके आना है, ये काम कौन करता है, सेंट्रल बैंक करता है। और जो भी प्रॉब्लम्स है उनको मिटिगेट करने का काम सेंट्रल बैंक करता है। बैंकर टू द गवर्नमेंट के रिलेटेड जितने भी बैंकिंग के काम होते हैं उनके साथ भी डील करने का काम किसका होता है, सेंट्रल बैंक का। हेंस इसको हम बैंकर टू द गवर्नमेंट बुलाते हैं। ये रेड कलर से मैंने क्वेश्चंस डाले हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस पास्ट में आए हुए हैं। गवर्नमेंट के डिपॉजिट्स मैनेज करना या फिर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से डील करना या फिर एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करना या फिर शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट को लोन्स प्रोवाइड करना, ये सारे फीचर्स हैं हमारे सेंट्रल बैंक के। हेंस इसको हम बैंकर टू द गवर्नमेंट बोलते हैं। अब सिर्फ गवर्नमेंट का नहीं, बैंकर्स का भी ये बैंक है। ये जितने भी बैंक्स होते हैं उनको भी सुपरवाइज करने का काम करता है। सर्व्स एज अ कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व्स। कमर्शियल बैंक का कुछ कैश रिजर्व्स होते हैं जो हमारे RBI यानी कि हमारे सेंट्रल बैंक के पास रखे हुए होते हैं। प्लस ये एज सुपरवाइजर काम करता है इन सारे कमर्शियल बैंक्स के लिए, उनको ओवरसी करना, इन सब का काम भी किसका होता है, हमारे सेंट्रल बैंक का। तो इसलिए इसको हम बैंकर्स बैंक भी बोलते हैं एंड सुपरवाइजर भी बोलते हैं। इसके बाद कंट्रोलर ऑफ मनी एंड क्रेडिट सप्लाई, ये यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन डाला है, लेकिन मेन इसका डिस्कशन हम आगे अलग अलग मल्टीपल क्वेश्चंस में कर रहे होंगे, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे कई क्वेश्चंस बन जाते हैं। ये हमारे इकोनॉमी में मनी सप्लाई को भी कंट्रोल करता है अपने मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स के थ्रू। अब ये क्या टूल्स हैं, कैसे करता है वो हम आगे देखेंगे। तो हेंस ये प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन करने की कोशिश करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ की सस्टेनेबिलिटी मेंटेन करने की कोशिश करता है हमारी इकोनॉमी में। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, ये जो सेंट्रल बैंक है वो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे कंट्री के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को मैनेज और सेफगार्ड करने के लिए। जितने भी हमारे गवर्नमेंट के कंट्री के एक्सटर्नल पेमेंट्स होते हैं, जितने भी हमारा एक्सचेंज रेट के फ्लक्चुएशंस है उनको मेंटेन करना, कंट्री की करेंसी में कॉन्फिडेंस मेंटेन करना, यानी कि ऐसा ना हो कि करेंसी की एकदम वो गिर जाए, ऊपर हो जाए, इन सब में इसका हमारे सेंट्रल बैंक का, हमारे इंडिया के RBI का रोल होता है। हेंस इंटरनेशनल ट्रेड को, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को ये प्रमोट करता है कंट्री के लिए, ये इकोनॉमी में स्टेबिलिटी मेंटेन करने की कोशिश करता है। अब जैसे कि मैंने बोला हम क्रेडिट कंट्रोल के जो टूल्स हैं उनके लिए अलग से क्वेश्चंस देख रहे होंगे, तो ये दोनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टूल्स क्या है वो लिखने को आ जाता है, या फिर डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है कि सेंट्रल बैंक कैसे क्रेडिट कंट्रोल करता है, उसको आप एक्सप्लेन करिए। तो ये सारे क्वेश्चंस आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, उन सभी का आंसर हम इन स्लाइड्स में देख रहे होंगे। सबसे पहले क्रेडिट कंट्रोल यानी कि फ्लो ऑफ क्रेडिट को जो रेगुलेट करने का काम होता है कि इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ रहा है, कम हो रहा है, वो हमारा काम कौन करता है, सेंट्रल बैंक। अब ये दो टूल्स होते हैं जिससे ये पूरा कंट्रोल कर रहा होता है। पहले होगा क्वांटिटेटिव टूल जो कि डायरेक्टली इंपैक्ट डालते हैं, जैसे कि बैंक रेट, लीगल रिजर्व रेशो, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कई बार बोर्ड एग्जाम में इनसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए, इसलिए इन सारे के क्वेश्चन हम आगे देख रहे होंगे।
क्वालिटेटिव टूल्स में आ जाते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट, मोरल सुएशन, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। इनसे मैंने आगे क्वेश्चन नहीं डाले क्योंकि ज़्यादा नहीं आते, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर आ जाते हैं तो आपको पता हो। मार्जिन रिक्वायरमेंट, मान लेते हैं एक पर्सन ए है जो कि किसी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसके लिए उसको लोन चाहिए, तो उस लोन में उसको कितना डाउन पेमेंट करना पड़ेगा वो इससे डिपेंडेंट होता है मार्जिन रिक्वायरमेंट पे। तो अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा तो वो बोरोइंग कम करेगा, लेकिन कम होगा तो वो ज़्यादा करेगा। मोरल सुएशन यानी कि इन्फ्लुएंस करना, मोरली परसुएट करना कमर्शियल बैंक्स वगैरह को, उनकी पॉलिसीज वगैरह को, ताकि मनी सप्लाई कम ज़्यादा किया जा सके। और सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल यानी कि किसी पर्टिकुलर एक इकोनॉमी के सेक्टर वगैरह में कुछ पॉलिसीज वगैरह अपनी इम्प्लीमेंट करना। जैसे कि मैंने बोला बैंक रेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके हम क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ डज सेंट्रल बैंक कंट्रोल क्रेडिट क्रिएशन इन द इकोनॉमी थ्रू बैंक रेट। तो बैंक रेट क्या होता है? ये वो रेट है जिसमें कमर्शियल बैंक्स कैन बोरो मनी फ्रॉम सेंट्रल बैंक। अब मान लेते हैं ये रेट हमने बढ़ा दिया, तो जब रेट बढ़ाया जाएगा तो जो कमर्शियल बैंक है उनकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ जाएगी, तो वो कम से कम लोन ले रहे होंगे, हेंस हमारा जो मनी सप्लाई है वो कम हो जाएगा। और जस्ट उल्टा करेंगे तो जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। इसके बाद कैश रिजर्व रेशो क्या होता है? कैश रिजर्व रेशो यानी कि कमर्शियल बैंक्स में जो टोटल डिपॉजिट है उसका एक फ्रैक्शन उनको सेंट्रल बैंक के पास रखना होता है, इसको हम बोलते हैं CRR। अगर CRR ज़्यादा होगा तो ये क्या होगा, कमर्शियल बैंक को ज़्यादा पैसा किसके पास रखना पड़ेगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास हमारे, या फिर सेंट्रल बैंक के पास, तो उनके पास कम बचेगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगा। लेकिन जस्ट इसका उल्टा करेंगे, अगर सेंट्रल बैंक को क्रेडिट क्रिएशन इन द कंट्री बढ़ाना है तो ये CRR को कम कर देगा। तो इससे क्या होगा, बैंक के पास, कमर्शियल बैंक के पास ज़्यादा पैसा है, और जैसे हमने क्रेडिट क्रिएशन वाले पोर्शन में देखा था, क्वेश्चन में देखा था, जब ज़्यादा पैसा रहेगा तो क्रेडिट क्रिएशन उनका ज़्यादा हो रहा होगा। एक्सप्लेन हाउ रेपो रेट कैन बी हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग क्रेडिट क्रिएशन। रेपो रेट क्या होता है? हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिस रेट पे कमर्शियल बैंक्स को फंड्स दे रहा होता है फॉर अ पीरियड ऑफ 1 to 14 डेज, उसको हम बोलते हैं रेपो रेट। अब मान लेते हैं रेपो रेट बहुत ज़्यादा हाई है, तो इसका मतलब क्या है, कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो हमारे RBI से, हमारे सेंट्रल बैंक से कम लोन ले रहे होंगे, क्योंकि बहुत हाई इंटरेस्ट पे वो लोन मिल रहा है। तो जब ये कम लोन ले रहे होंगे तो हमारा क्रेडिट क्रिएशन क्या है, कम हो रहा होगा, मनी सप्लाई हमारा कम हो जाएगा। तो हेंस यही चीज़ आप अपने आंसर में भी लिखेंगे। जब RBI को क्रेडिट क्रिएशन डिक्रीज करना होता है तो क्या करते हैं, रेपो रेट बढ़ा देते हैं। रेपो रेट बढ़ जाता है तो सेंट्रल बैंक कम बोरोइंग्स कर रही होती है, मार्केट में मनी सप्लाई गिर जाता है। एंड ऑन द अदर हैंड जब बढ़ाना होता है, जब जस्ट उसका उल्टा किया जाता है। तो दोनों आप पॉइंट्स लिख देंगे। एक्सप्लेन द रोल ऑफ रिवर्स रेपो रेट इन कंट्रोलिंग मनी सप्लाई। अब रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? कमर्शियल बैंक्स जिस रेट पे अपना जो डिपॉजिट्स है वो कर सकते हैं सेंट्रल बैंक के पास, उसको हम बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। अब मान लेते हैं ये जस्ट उल्टी चीज़ है। रिवर्स रेपो रेट में क्या होगा, अगर रिवर्स रेपो रेट बढ़ाया गया है, यानी कि अच्छा इंटरेस्ट मिल रहा है RBI के पास पैसा रखने में, तो हमारे जो सेंट्रल बैंक्स, सॉरी जो हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं वो क्या करेंगे, अपना पैसा किसके पास दे देंगे, RBI के पास, सेंट्रल बैंक के पास। इनके पास शॉर्टेज हो जाएगी, मनी सप्लाई कम हो जाएगा। तो वही चीज़ आप अपने आंसर में लिख रहे होंगे। अगर सेंट्रल बैंक को मनी सप्लाई बढ़ाना है तो वो रिवर्स रेपो रेट को कम कर देंगे, और अगर मनी सप्लाई कम करना है तो वो रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देंगे। डिफाइन द टर्म्स CRR एंड LRR। कभी कभार इनमें डिफरेंशिएट करने के लिए आ जाता है, तो सिंपल से टर्म है। CRR हमने पहले ही देख लिया है, वो टोटल परसेंट ऑफ टोटल डिपॉजिट्स जो कि कमर्शियल बैंक्स को रखना पड़ता है किसके पास, सेंट्रल बैंक के पास। और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो यानी कि वो अमाउंट जो कि इनको अपने पास एज एसेट्स रखना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ कैश और लिक्विड एसेट्स। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको सेंट्रल बैंक के पास पैसा देना है, लेकिन कुछ अमाउंट ऑफ मनी है आपके टोटल डिपॉजिट का जो आपको खुद के पास रखना है। ऐसा नहीं है कि भाई आपने खुद के पास कोई पैसा ही नहीं रखा, सबको पूरा लोन में बांट दिया, नहीं, आपको कुछ अमाउंट अपने पास रखना होगा ताकि आपके पास लिक्विडिटी रहे उस अमाउंट की। अगला क्वेश्चन है, हाउ ओपन मार्केट ऑपरेशंस आर हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग क्रेडिट क्रिएशन। तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं, जो सेंट्रल बैंक है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज या सेल करता है, बॉन्ड, स्टॉक्स वगैरह। तो अब ये कैसे कंट्रोल करता है उसको हम देख लेते हैं। मान लेते हैं सेंट्रल बैंक ने 1000 रुपीज की सिक्योरिटीज परचेज करी, तो अब ये जो परचेजिंग पैसा है वो कहाँ जाएगा, ये डिपॉजिट हो जाएगा एट द एंड कमर्शियल बैंक्स के पास। और जितना ज़्यादा कमर्शियल बैंक्स के पास पैसा बढ़ेगा मार्केट में, उतना ज़्यादा क्रेडिट क्रिएशन हो रहा होगा, तो मनी सप्लाई अप हो जाएगा। लेकिन जस्ट इसका उल्टा होता है, मान लेते हैं ये लोग सेल कर देते हैं तो मनी सप्लाई हमारा
कम हो जाएगा। इसी के साथ हमारा पूरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। जो मैंने स्क्रीनशॉट्स आपको दिए हैं उनको टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहना ताकि सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में याद रहें। इजी सा चैप्टर था, होपफुली आप इसमें से फुल स्कोर कर रहे होंगे। बाय बाय, साइनिंग ऑफ, देव टैंक।